हेलो। हेलो फ्रेंड्स। चलिए आ गए हैं भैया, हम एक और नई क्लास लेकर आपके लिए। जी हाँ, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में हमारी आज की फुल डिटेल में क्लास रहेगी मेरे फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड, ब्लड में पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ब्लड के कार्य, और साथ साथ में ब्लड के संबंधित जितने भी, ब्लड से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी के बारे में फुल डिटेल से हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे फ्रेंड। मैं हूं कमलेश और स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई क्लास में। आज हम समझने वाले हैं मेरे फ्रेंड ब्लड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। देखिए, रक्त हमारे शरीर में एक ऐसा तरल पदार्थ होता है मेरे फ्रेंड, जो हम कहें तो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कहें कि रक्त किसे कहते हैं या रक्त के बारे में अगर बोलें कि रक्त के बारे में बताइए आप, तो रक्त एक महत्वपूर्ण शारीरिक तरल पदार्थ होता है जो संपूर्ण परिसंचरण तंत्र में संचारित होता है। पूरे हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके द्वारा पूरी बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता है। अपशिष्ट उत्पादों को हटाते हुए, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट उत्पाद हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उनको हटाते हुए कोशिकाओं और ऊतकों तक आवश्यक पदार्थ पहुंचाने का काम करता है। जितनी भी सेल्स होती हैं और टिश्यू होते हैं उन तक आवश्यक पदार्थ को पहुंचाने का काम क्या करता है, रक्त करता है। देखिए, रक्त के जो कार्य होते हैं मेरे फ्रेंड्स, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य है इसका ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ब्लड करता है। और दूसरा काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करता है। अपशिष्ट का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट मतलब जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी में उनको बाहर निकालने का काम करता है। तापमान विनिमय करता है, अर्थात हमारे टेम्परेचर को क्या कर रखता है, बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। पीएच संतुलन को बनाए रखता है, हमारी बॉडी का जो पीएच मान होता है उसके संतुलन को बनाए रखता है। हार्मोन्स और पोषक तत्व का वितरण करना भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ब्लड के देखिए कौन कौन से कार्य हो जाते हैं। सबसे पहला कार्य है ऑक्सीजन परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, अवशिष्ट उत्पादों का निष्कासन करना, तापमान विनिमय करना, पीएच संतुलन, हार्मोन और पोषक तत्वों के वितरण को बनाए रखना। तो ये हमारे साथ हो जाते हैं क्या, हमारे ब्लड के बारे में पूरे कार्य हो जाते हैं। आगे हम ब्लड के बारे में बात करें, यह एक गतिशील और जटिल तरल पदार्थ है। गतिशील, देखिए ब्लड हमेशा कैसे रहता है भाई, हमेशा गतिशील रहता है। कभी भी स्थिर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो निरंतर चलते रहता है और ये एक जटिल पदार्थ होता है। जटिल क्यों बोला जा रहा है भाई, जटिल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ब्लड जो है इसके अंदर बहुत सारे अवयव पाए जाते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं जिनको कृत्रिम रूप से बनाना क्या है, संभव नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं हम इसे, जटिल तरल पदार्थ बोलते हैं, जो संपूर्ण स्वास्थ्य और सम स्थिति को बनाए रखने के, हमारे पूरे बॉडी का स्वास्थ्य है और उसका मेंटेनेंस करना, उसकी सम स्थिति को बनाए रखने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है कौन, ब्लड भाई। तो ब्लड हमारी बॉडी में जो होता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है क्या, ब्लड होता है। ब्लड के जरिए हमारी बॉडी में जो होते हैं वो अलग अलग तरह के कार्य जो होते हैं वो संपन्न होते हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं भाई ब्लड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो आपको एक चित्र में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भाई, ब्लड में सबसे पहले पाया जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी होती है और कुछ प्लेटलेट्स होती है। क्या क्या पाया जाता है मेरे फ्रेंड्स ब्लड में, तो सबसे पहले पाया जाता है क्या, प्लाज्मा। अभी की कितना परसेंट होता है, किस तरीके से काम करता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होती है, सभी के बारे में फुल डिटेल से समझने वाले हैं। बने रहेगा आप वीडियो के लास्ट तक। प्लाज्मा होता है, उसके बाद आरबीसी पाई जाती है ब्लड में, फिर डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी के बाद कुछ प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स होती है हमारे पास बॉडी में, प्लेटलेट्स है ना। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है इनसे मिलकर क्या होता है मेरे फ्रेंड, ब्लड बना होता है।
चलिए समझते हैं सबसे पहले रक्त के घटक या कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट का मतलब होता है कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला आता है लाल रक्त कोशिकाएं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई, लाल रक्त कोशिकाओं का एक अन्य नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड, क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कोशिकाओं का नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है ना, याद रखेंगे आप। आरबीसी रेड ब्लड कार्बसेल्स बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स, सॉरी कार्बसेल नहीं, रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। और आरबीसी का एक और नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। ये आरबीसी क्या होती हैं, हमारे रक्त में पाई जाने वाली छोटी छोटी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, है ना, रक्त कोशिकाएं भी जिनको बोला जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं। रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हम बोलेंगे लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। उनका प्राथमिक कार्य फेफड़ों से, हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना। देखिए आरबीसी का काम क्या है, बोले फेफड़ों से जो ऑक्सीजन मिलती है, जैसे हम श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास के जरिए हमारे फेफड़ों में क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना, टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है कौन, आरबीसी करता है। और साथ साथ में उपापचय के जो अवशिष्ट उत्पाद होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक सांस छोड़ने के लिए वापस ले जाने का काम भी करता है। तो दोनों काम करता है, एक तो O2 को ले जाने का काम और CO2 को बाहर निकालने का काम, O2 को इन करने का काम और CO2 को आउट करने का काम करता है कौन भाई, आरबीसी। अब आरबीसी में कौन करता है तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं में कौन करता है भाई, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप सबको पता है HB के द्वारा दर्शाते हैं, एक प्रकार का क्या होता है मेरे फ्रेंड, प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है, उनको कैरी करने का काम करता है। क्लियर है, तो ऑक्सीजन को इन करने का काम करता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है, और साथ में CO2 को, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है कौन, आरबीसी में जो उपस्थित है हीमोग्लोबिन वो। देखिए आरबीसी जो हमारे पास होती है हमारे ब्लड में, कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी सेल्स के रूप में हमें दिखाई देती है। आरबीसी के बारे में हम आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं भाई। आरबीसी का जीवन काल जो होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है कितना, 120 दिन। 120 दिन इनका जीवन काल होता है, जीवन काल, लाइफ। आरबीसी का जीवन काल एग्जाम में पूछा जाता है मेरे फ्रेंड्स कि आरबीसी का जीवन काल होता है कितना, 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का भी बता ही देते हैं साथ में हम, 2 से लेके 4 दिन इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। 2 से लेके 4 दिन तक डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। जब आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है और अगर उसके बाद ये खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तब वो कहां पर जाके स्टोर होती है, तो हम बोलते हैं भाई प्लीहा। प्लीहा कहां जाके, स्प्लीन जिसको बोला जाता है, स्प्लीन, स्प्लीन में जाके ये क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होता है भाई, तो वो होता है कौन, प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है। जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, तो 120 दिन के बाद आरबीसी कहां चली जाती है, तो भाई हम बोलेंगे ये प्लीहा में जाके, स्प्लीन में जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। आरबीसी का एक और नाम क्या है मेरे फ्रेंड, एरिथ्रोसाइट्स होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो होता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, या हम बोल सकते हैं एक प्रकार का वर्णक होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 को लाने और ले जाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं की, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का एक और नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड, तो याद रखेंगे आप, व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, याद रखेंगे आप। व्हाइट ब्लड सेल्स आर अ की पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो हमारे पास हमारे प्रतिरक्षा तंत्र होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बनाए रखने वाला जो तंत्र होता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसकी महत्वपूर्ण कोशिकाओं में से एक होती है कौन सी, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये क्या काम करती है भाई, ये जीवाणु, विषाणु, कवक जैसे रोग जनकों की पहचान करके
उन्हें नष्ट करके संक्रमण से शरीर की क्या करती है, रक्षा करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है किनको भाई, जीवाणु को, बैक्टीरिया को, वायरस को या फिर कवक को, या हम बोलेंगे फंगी को। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी को पहचान करती है, उन्हें आइडेंटिफाई करती है, उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और रोगों से हमें बचाने का काम करती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। कौन करती है मेरे फ्रेंड्स? तो जो WBC होती है वो। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। श्वेत रक्त कणिका विभिन्न प्रकार की होती हैं और उनके अलग अलग कार्य भी होते हैं। जैसे आरबीसी के बारे में अगर हमने बताया आपको, आरबीसी जो होती है वो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं मेरे फ्रेंड, ये अनेक प्रकार की होती हैं और सभी श्वेत रक्त कणिकाओं का काम, WBC का काम क्या होता है, सभी का अलग अलग प्रकार का होता है। चलिए समझ लेते हैं हम WBC के कार्य कौन कौन से होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, देखिए कार्य तो हम पढ़ लेंगे, पहले इनके प्रकार पढ़ लेते हैं। पहली होती है हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। देखिए इसमें भी इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक होती है न्यूट्रोफिल और दूसरी होती है इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल, और ये क्या होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, है ना। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, इसी प्रकार से होती है बेसोफिल और लिम्फोसाइट। अलग अलग प्रकार की हमारे पास क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। WBC जो होती हैं ये अलग अलग तरीके की होती है। आपको याद रखना है WBC कितने प्रकार की होती है, तो इनके नाम याद रखिएगा आप। एक होती है कौन सी, न्यूट्रोफिल्स बोला जाता है, दूसरी है इओसिनोफिल्स कहा जाता है, तीसरी है मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट के बाद होती है बेसोफिल, बेसोफिल के बाद होती है कौन से, लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट। क्लियर है मेरे फ्रेंड? तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं भाई, ये बैक्टीरिया और अदर जो दूसरे हमारे पास हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करती है, उन्हें पहचानने का काम करती है। इओसिनोफिल्स जो होती हैं ये एलर्जी से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, अर्थात हमारे शरीर में अगर कुछ अवशिष्ट प्रवेश कर जाते हैं तो उनको पहचान कर हमारे शरीर से उनकी रक्षा करती है। मतलब हमारे शरीर में जो है वो एलर्जी को होने से बचाती है। अवशिष्ट जितने भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनको शरीर में रोकने का काम करती है, अर्थात एलर्जी दूर करने का काम करती है। कौन सी, इओसिनोफिल्स हो जाती है ना। लिम्फोसाइट इसी प्रकार से होती है। सीक्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, ये क्या काम करती है, तो बोले एंटीबॉडी को बनाने का काम करती है। एंटीबॉडी से ही हमारी क्या होती है भाई, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो मजबूत होती है। ठीक है, इसी प्रकार से बेसोफिल जो होती है कंटेन हिस्टामिन और हेपेरिन का क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से अनेक प्रकार के कार्य करती है। अगर हम टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स के काम कहें कि व्हाइट ब्लड सेल का कार्य क्या होता है, तो आपके सामने यहां पर हाईलाइट कर दे रहा है हम। ये जीवाणु, विषाणु, कवक और रोगजनक जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करके संक्रमण से शरीर की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। संक्रमण से शरीर की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। कौन, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर है मेरे फ्रेंड? चलिए आगे समझते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। आगे आता है भाई हमारे पास होता है प्लेटलेट्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, आरबीसी पढ़ा, दूसरे बारे में क्या पढ़ा भाई, WBC पढ़ा, और तीसरा क्या आ जाता है हमारे पास, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स, है ना। तो ये सब क्या है, ब्लड के ही घटक है, ब्लड में ही ये सारी चीजें क्या होती हैं, मिली होती है। प्लेटलेट्स छोटी कोशिका टुकड़े होते हैं जो रक्त के थक्के बनने और घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, ये प्लेटलेट जो होती है मेरे फ्रेंड, ये छोटी छोटी आपको व्हाइट कलर की यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये रेड कलर वाली क्या है, ये रेड कलर है भाई आरबीसी। ये रेड कलर की का आपको दिखाई दे रही है आरबीसी। जो छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पर, छोटे छोटे व्हाइट कलर के डॉट, यही क्या हमारे पास प्लेटलेट्स होती हैं। ये रक्त के थक्के को बनाने और घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जब हमें चोट लग जाती है, तो रक्त का स्त्राव रोकने के लिए, है ना, ब्लड के सीक्रेशन को रोकने के लिए प्लेटलेट्स एक साथ मिलकर क्या बनाती है, क्लॉट बनाती है, थक्का बनाती है, जिससे क्या होती है भाई, ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है ना। तो हमारे पास जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका काम क्या हो जाएगा, आपको पूछा जाएगा प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए और घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। दूसरा काम होता है ऊतकों की क्षति या फिर रक्त स्त्राव को रोकने के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए आगे समझते हैं। चौथा जो घटक होता है हमारे ब्लड का वो होता है क्या, प्लाज्मा। हमने पहला पढ़ लिया क्या, आरबीसी, दूसरा WBC, तीसरा हो गया प्लेटलेट्स और चौथा क्या हो जाएगा
प्लाज्मा, है ना। चौथा घटक क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा रक्त का तरल घटक होता है, एक लिक्विड होता है जो कुल रक्त की मात्रा का 55% भाग बनाता है। कुल रक्त की मात्रा का कितने परसेंट भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है। ये देखिए आपको येलो कलर में यहां पर दिखाई दे रहा है भाई प्लाज्मा। ये कितना परसेंट है भाई, तो बोलेंगे हम 55% है। तो बाकी 45% क्या होता है, तो ब्लड में 45 जो परसेंट होता है वो आरबीसी होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। बाकी 45% में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। 55% में 55% किसका होता है भाई, प्लाज्मा का ही होता है। 55% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का ही बना होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है। तरल पदार्थ होता है जो रक्त में कोशिकाओं, पोषक तत्वों, हार्मोन, अवशिष्ट उत्पाद और घुली हुई गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए माध्यम के रूप में काम करता है। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है बॉडी में, ध्यान से समझिएगा। प्लाज्मा का काम क्या होता है भाई, तो प्लाज्मा जो होता है ये जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं या फिर कोशिकाएं होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, अवशिष्ट उत्पाद है, या फिर हमारी बॉडी में जो घुली हुई गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन है और CO2 है, इनके परिवहन का काम करता है, या बुरे हम ऐसे बोल सकते हैं इनके परिवहन के माध्यम का काम करता है। मतलब इनको लाने और ले जाने का काम करता है। कौन करता है भाई, प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा किससे बना होता है मेरे फ्रेंड, अगर आपको बोला जाए तो प्लाज्मा बना होता है प्रोटीन से, इलेक्ट्रोलाइट से और अपशिष्ट पदार्थ से भी। प्लाज्मा में क्या होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, प्रोटीन भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और अपशिष्ट पदार्थ। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो आपको बता दें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया या फिर आयरन हो गया, इन सभी को अगर सामूहिक रूप से अगर हम बोला जाए कि ये सामूहिक रूप से ये सभी क्या कहलाते हैं, तो हम बोलेंगे ये क्या कहलाते हैं भाई, जितने भी खनिज होते हैं हमारे शरीर में वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करने का काम इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है, प्रोटीन का बना होता है और अपशिष्ट पदार्थों से मिलकर बना हो सकता है। देखिए आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है प्लाज्मा का। प्लाज्मा कितने परसेंट है, हम बोलेंगे 55% ब्लड में क्या होता है भाई, प्लाज्मा होता है। 45% में क्या होता है भाई, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। कितने परसेंट में, 45% में। प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, तो प्लाज्मा बना होता है प्रोटीन से। आयन होते हैं इसमें, हमने बताया पोटेशियम के आयन, कैल्शियम के आयन, फेरस के आयन, जितने भी प्रकार के आयन हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। इसमें जल होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, कुछ वेस्टेज होते हैं और कुछ गैसें होती हैं। गैसें कौन कौन सी होती है, तो बोले O2 और CO2 गैस भी होती है। तो इन सभी चीजों से मिलकर बनता है क्या, प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा के घटक कौन कौन से होते हैं, आपसे अगर बोला जाए कि रक्त में तो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा किन चीजों से मिलकर बना होता है, जो लिक्विड होता है येलो कलर का होता है, तो प्रोटीन होता है इसमें, आयन होते हैं, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्टेज होती हैं और कुछ गैसें होती हैं। क्लियर है मेरे फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्लाज्मा के जितने भी घटक हैं उनको समझ लेते हैं कि सबसे पहले होता है प्लाज्मा में प्रोटीन। देखिए प्लाज्मा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका नाम है भाई एल्ब्यूमिन। क्या नाम है उसका, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मेरे फ्रेंड, याद रखेंगे आप, कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो परासरणी दाब को बनाए रखने में मदद करता है और विभिन्न पदार्थों और ग्लोब्यूलिन को स्थानांतरित करता है, जिसमें एंटीबॉडी शामिल है जो प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होती है। तो भैया ये किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये क्या काम करता है, तो बोले विभिन्न पदार्थों जैसे कि ग्लोब्यूलिन का स्थानांतरण करता है, जिसमें क्या होती है भाई, एंटीबॉडी। तो हम बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी का ये क्या करता है भाई, स्थानांतरण करता है। इसी प्रकार से आता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। एक तो प्रोटीन हो गया कौन सा, एल्ब्यूमिन, दूसरा प्रोटीन क्या हो जाएगा भाई, फाइब्रिनोजिन। यह प्लाज्मा प्रोटीन ही होता है जो रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड। ये जो पॉइंट है भैया ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको हाईलाइट करके बता रहे हैं आपके सामने। फाइब्रिनोजिन क्या काम करता है बॉडी में, फाइब्रिनोजिन है क्या, सबसे बोले तो हम बोलेंगे कि एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है। एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन जो रक्त के थक्के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। चलिए आगे हम समझ लेते हैं भाई, जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है इसमें भी अलग अलग चीजें पाई जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन में, तो वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है भाई,
है ना। 55% में अगर हम बोले 55% में जो हमारे पास रक्त के घटक होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन में भी अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं, हम रक्त समूह के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रक्त समूह से बहुत सारे बन रहे हैं रेलवे के एग्जामों में या दूसरे एग्जामों में भी रक्त समूह के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। रक्त समूह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर विशिष्ट एंटीजन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त के वर्गीकरण को संदर्भित करता है। रक्त समूह होता क्या है, अगर आपसे बोला जाए रक्त समूह किस प्रकार से काम करता है हमारी बॉडी में, तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिनको कहते हैं, इनकी सतह पर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है उनकी उपस्थिति होती है या फिर अनुपस्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है कि यह प्रोटीन उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या फिर नहीं है। उसके आधार पर एंटीजन या एंटीबॉडी को डिवाइड करते हुए रक्त समूह का वर्णन किया जा सकता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल आगे भी समझने वाले हैं। देखिए, ये रक्त समूह एंटीजन किसी व्यक्ति के रक्त प्रकार को निर्धारित करते हैं, जिससे वे ट्रांसफ्यूजन और अंग प्रत्यारोपण के लिए रक्त की अनुकूलता को प्रभावित कर सकते हैं। भैया जितने भी हम रक्त समूह पढ़ेंगे बोले, इनमें क्या होता है बोले, एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। इनके ही सहायता से भैया अगर हम एक अंग का ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, प्रत्यारोपण करना चाहते हैं, तो हमें रक्त समूह की जरूरत पड़ती है कि एक व्यक्ति का ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो रक्त समूह मिलना जरूरी होता है भाई, है ना। सुरक्षित रक्त आदान और अंग प्रत्यारोपण, जिसको ट्रांसप्लांट कहते हैं हम, सुनिश्चित करने के लिए रक्त टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग स्वास्थ्य देखभाल में आवश्यक प्रक्रिया है। क्योंकि जिनका रक्त नहीं मिलता भैया, अगर उनका रक्त अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उनमें जटिलताएं भी हो सकती हैं और अन्य प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। अब आ गया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रक्त समूह प्रणाली। रक्त समूह प्रणाली में हम पढ़ेंगे भैया रक्त जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया रक्त समूह जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला कौन सा होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। या हम बोल सकते हैं कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो हम बोलेंगे कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, है ना, ए बी ब्लड ग्रुप होता है और कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो 4 प्रकार से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को। देखिए अब जिनमें हम बोले कि रेड ब्लड सेल आरबीसी की अगर बात करते हैं, आपके सामने एक चित्र क्लियर ही दिखाई दे रहा होगा कि जिनमें आरबीसी ब्लड, इनमें आरबीसी ए प्रकार की पाई जाती है, उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए होता है। जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके बारे में बता दें कि उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनकी प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होती है वो बी प्रकार की होती है। और एंटीजन कौन सा होता है मेरे फ्रेंड, तो एंटीजन पाया जाता है ए। तो हम बोल सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होगी कौन सी, बी, और एंटीजन होगा कौन सा, ए। एंटीजन, ए एंटीजन है और बी क्या है, एंटीबॉडी। मैं यहां पर लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, एंटीबॉडी और ये क्या है भाई, एंटीजन है, एंटीजन। तो ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी बी पाई जाती है और एंटीजन क्या पाया जाता है, ए पाया जाता है। इसी प्रकार से बोल सकते हैं हम दूसरे में, ब्लड ग्रुप जिनका बी होता है उनमें एंटीबॉडी जो होती है वो बी प्रकार की होती है और एंटीजन क्या होता है भाई, एंटीजन होता है। देखिए एंटीबॉडी ए होती है और जो हमारे पास एंटीजन होता है ये बी होता है। इसमें क्या पाया जाएगा भाई, बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी होगी वो ए होगी और एंटीजन क्या होगा भैया, एंटीजन होगा बी, है ना। तो दोनों में विपरीत होते हैं। जिनका भैया जो एंटीबॉडी होगा उसी का, जैसे ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो हमारे पास बोल सकते हैं कि बी होगी। बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो ए होगी, विपरीत है ना। इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होता है, तो ए एंटीजन होता है। जिसका जो एंटीजन होता है उस ब्लड ग्रुप का नाम वही रख दिया जाता है भाई, है ना। जैसे बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होता है, तो बी एंटीजन होता है। इसी प्रकार से ए बी ब्लड ग्रुप अगर होता है तो इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए भी और एंटीजन बी भी पाया जाता है। अगर ब्लड ग्रुप ओ के बारे में हम बात करें तो भैया इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी ही पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी। दोनों ब्लड ग्रुप, देखिए एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती है किसमें, ब्लड ग्रुप ओ में। एंटीजन पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है। इसी के आधार पर समूह जो होता है रक्त समूह प्रणाली, इनको हमने
4 प्रकार से डिवाइड कर दिया है। पहला होता है ग्रुप ए, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर क्या पाया जाता है, ए एंटीजन होता है और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होते हैं। याद रखना है आपको, है ना। एंटीजन कौन सा होगा, ए, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या है, ए। इसी प्रकार से बी समूह की अगर बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं में बी एंटीजन होगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी भाई, एंटीबॉडी पाई जाएगी ए प्रकार की, विपरीत होगी। इसी प्रकार से हम ए बी रक्त समूह की अगर बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, जबकि प्लाज्मा में एंटीजन ए या फिर एंटीबॉडी बी नहीं होते हैं, दोनों नहीं पाए जाते भैया। जबकि ओ वाले में क्या होगा, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए या बी एंटीजन नहीं होता है और प्लाज्मा में ए एंटी और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या हो गए, एंटीबॉडी दोनों पाई जाएगी। एंटीबॉडी जो होती है ए और बी दोनों पाई जाती हैं, ए और बी दोनों पाई जाती हैं किसमें, ब्लड ग्रुप जिनका ओ होता है। तो इसमें एंटीबॉडी दोनों होती है, एंटीजन होता है क्या, एंटीजन नहीं होता है। याद रखना है आपको। देखिए, रक्त आदान के लिए ए बी और ओ अनुकूलता महत्वपूर्ण होती है भैया, कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अगर रक्त चढ़ाया जाता है तो उनमें ब्लड ग्रुप का मिलान होना जरूरी होता है, जिससे भैया कोई विषमताएं पैदा ना हो। ए रक्त समूह वाला व्यक्ति आमतौर पर ए या फिर ओ से रक्त प्राप्त कर सकता है, जबकि बी रक्त समूह वाला व्यक्ति समूह बी या समूह ओ से रक्त प्राप्त कर सकता है और ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति कोई भी रक्त समूह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन होता है भैया, यूनिवर्सल रिसेप्शन, यूनिवर्सल बोलते हैं हम, ये जो किसी से भी रक्त प्राप्त कर सकता है उसको कौन से ब्लड ग्रुप वाले को बोलेंगे भाई, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को बोलेंगे। इसी प्रकार से जो रक्त समूह ओ होता है इसको क्या बोलते हैं भाई, सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, जो रक्त समूह ओ है ये किसी को भी क्या कर सकता है, अपना ब्लड दान कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसे कभी भी ए बी ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों में स्थानांतरित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है भाई, दोनों एंटीबॉडी ए भी पाई जाती है और एंटीबॉडी बी भी पाई जाती है। अब देखिए, हमने सुना होगा कि क्या भैया ए प्लस वाला है, बी प्लस वाला है ना, या ए बी प्लस है या ए बी माइनस है या O प्लस है या फिर O माइनस है। इसी प्रकार से प्लस और माइनस क्यों बोला जाता है, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव को बोला जाता है। RH ब्लड ग्रुप में कोई भी व्यक्ति जो होता है या A का नहीं होता है या B का नहीं होता, हमेशा A पॉजिटिव होगा या A नेगेटिव होगा, B पॉजिटिव होगा या B नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या है उसको समझ लेते हैं। RH रक्त समूह प्रणाली में, RH रक्त समूह प्रणाली लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर जो आरबीसी होती है, देख रहे हैं आप आरबीसी की सतह पर अगर RH एंटीजन, जिसको हम RH फैक्टर या D एंटीजन भी कहा जाता है, इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। जिनकी आरबीसी पर RH एंटीजन पाया जाता है उसको पॉजिटिव कहा जाता है और जिनकी आरबीसी की सतह पर RH एंटीजन नहीं पाया जाता है उसको RH नेगेटिव कहा जाता है। RH नेगेटिव किसको कहा जाएगा, जिसकी आरबीसी के ऊपर जो है वो RH एंटीजन होगा, नहीं होगा, उसको नेगेटिव कहा जाता है। और जिसमें RH फैक्टर पाया जाता है, जो आपको चित्र में क्लियर ही दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड, RH फैक्टर कहते हैं। RH फैक्टर जिसमें पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम पॉजिटिव कहते हैं। तो इसी प्रकार से जिनका मानना कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो इनके आरबीसी में RH फैक्टर क्या होगा, पाया जाएगा। जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है उनकी आरबीसी में RH फैक्टर जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव बोला जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में RH एंटीजन होता है पॉजिटिव वाले में, और नेगेटिव वाले में क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में RH एंटीजन की कमी होती है या RH एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, रक्त आधान में RH अनुकूलता भी उपस्थित होती है। RH भैया जब भी रक्त किसी को चढ़ाया जाएगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को भी क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा। क्लियर है। एक RH नेगेटिव व्यक्ति आमतौर पर RH नेगेटिव या RH पॉजिटिव रक्त प्राप्त कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव से ही रक्त प्राप्त करे तो ही बेहतर होता, भैया डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं।
है ना। चलिए रक्त वाहिकाएं समझ लेते हैं भैया हम ब्लड वेसल्स के बारे में। Blood vessels are tubular structure that form a circulatory system allowing blood to be transported through the body। रक्त वाहिकाएं ट्यूबुलर संरचनाएं होती हैं, ट्यूब के जैसी संरचनाएं होती हैं जो परिसंचरण तंत्र बनाती हैं जिससे रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जा सकता है। रक्त को क्या किया जा सकता है भाई, संपूर्ण शरीर में पहुंचाने के लिए कुछ ट्यूब का उपयोग करते हैं बोले, इनके जरिए ही रक्त क्या होता है संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। इन ट्यूब नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं कहते हैं। वे विभिन्न आकारों और प्रकारों में आते हैं, प्रत्येक के क्या होते हैं भैया अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ रक्त वाहिकाओं के चित्र दिखाई दे रहे हैं। रक्त वाहिकाओं के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं बोले, अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, कुछ होती हैं आर्टरी होती हैं, कुछ वेन्स होती हैं और कुछ कैपिलरीज होती हैं बोले, है ना। धमनी होती है, कुछ शिराएं होती हैं और कुछ क्या होती है भाई, नसें होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स कहते हैं, है ना। देखिए आर्टरी के बारे में समझ लेते हैं मेरे फ्रेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। आर्टरी या फिर हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। धमनी या मोटी भित्ति वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के ऊतकों तक ले जाने का काम करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, धमनियों का काम क्या है, तो बोले धमनियों का काम है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला होगा, ऐसे रक्त को ही हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतक या अंगों तक ले जाने का काम करती है। हृदय की पंपिंग क्रिया से उत्पन्न उच्च दाब को झेलने के लिए इनके पास एक मजबूत और लोचदार संरचना होती है भैया, क्योंकि हृदय जो होता है ना, पंपिंग का काम करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में अलग अलग हिस्सों पर आसानी से पहुंच जाए। तो इनको जब पंप करता है तो उसमें कुछ दाब होता है बोले, उसी दाब को झेलने के लिए, उस दाब को कंट्रोल करने के लिए धमनियों में क्या होती है भाई, इनकी मजबूत संरचना होती है ना। धमनियां छोटी धमनियों में विभाजित हो जाती हैं, जो बदले में और भी छोटी कोशिकाओं की ओर ले जाती है। जितनी भी धमनी होती हैं बोले, कुछ मोटी धमनी होती हैं तो ये भी क्या होती है, छोटी छोटी धमनिकाओं में क्या हो जाती है भाई, विभाजित हो जाती है, जिससे हम छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुंच सके। कैपिलरीज क्या होती है भाई, जिनको हम क्या बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं भाई। यह सबसे छोटी और सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनकी कोशिका भित्ति केवल एक कोशिका के बार मोटी होती है। ये धमनियों को शिराओं से जोड़ते हैं और पूरे शरीर के ऊतकों में एक व्यापक नेटवर्क बनाते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सॉरी कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं, कैपिलरीज बोला जाता है, जितनी भी कैपिलरीज होती हैं बोले, ये बहुत ही पतली होती है, छोटी होती है, वाहिकाएं होती हैं जो ब्लड को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। केशिकाएं रक्त और आसपास की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अपशिष्ट उत्पाद जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। यह आदान प्रदान जो होता है, आदान प्रदान कोशिकाओं और ऊतकों के समुचित कार्य के लिए क्या होती है भाई, महत्वपूर्ण होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाओं की कैपिलरीज कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नसों के बारे में, जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, वेन्स कहते हैं। जो नसें होती हैं इनके बारे में जान लेते हैं भाई। ये रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक वापस ले जाने का काम करती है। नस जितनी भी होती हैं हमारे पास, जिनको हम वेन्स कहते हैं भाई, इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है। जब ऑक्सीजन को ये किसी भी ऊतक को छोड़ देती है, ऑक्सीजन को किसी भी ऊतक या टिश्यू में ले जाके छोड़ देती है, तो वहां से CO2 को ले जाते हुए हृदय तक लेके जाती हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये रक्त वाहिकाएं जो ऑक्सीजन रहित रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, रक्त को हृदय तक वापस लेके आती है। धमनियों की तुलना में उनकी भित्ति पतली होती है और कम लोचदार होती है। रक्त को पीछे की ओर बहने से रोकने के लिए नसों में अक्सर एक तरफा वॉल्व बने होते हैं। नसों में क्या होते हैं भाई, एक तरफा वॉल्व होते हैं, जिससे ब्लड जो है वापस नहीं हो पाता बोले। छोटी शिराएं विलीन होकर बड़ी लघु शिरा का निर्माण करती हैं और लघु शिरा विलीन होकर छोटी छोटी शिराओं का निर्माण करती हैं, जो हृदय तक रक्त को ले जाने का। देखिए क्वेश्चन तो अब पूछा जाता है भाई, जो नसों के बारे में क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो कि शरीर में सबसे बड़ी नस
नस का नाम क्या है भाई? सबसे बड़ी जो हमारे पास नस होती है उसका नाम क्या है? अपर वेना कावा। और दूसरी सबसे बड़ी नस होती है सुपीरियर वेना कावा। सबसे बड़ी नस क्या है? अपर वेना कावा। और दूसरी सबसे बड़ी नस क्या है? सुपीरियर वेना कावा होती है। इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। रक्तचाप जिसको बोला जाता है भाई, रक्तचाप जो होता है हर एक व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से काम करता है भाई, है ना। रक्तचाप धमनियों की भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा लगाया गया एक बल है। रक्त द्वारा जितनी भी धमनियां होती हैं उन पर लगाया गया एक बल होता है। क्यों लगता है भैया ये बल? तो हम बोल सकते हैं क्योंकि हृदय से पूरे संचार तंत्र में पंप करता है। हृदय क्या करता है? पूरे पंप करने का काम करता है पूरी बॉडी तक। अगर कोई ब्लड, जैसे कि हम पानी का पंप अगर बोलते हैं, तो पानी भैया एक अगर पाइप में बड़ी तेजी से घूम रहा है तो पाइप में क्या होगा भैया? एक बल लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं? दाब बोलते हैं। उसी तरह हमारी धमनियों में भी क्या लगता है? रक्त का दाब लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? रक्त का प्रेशर कहते हैं। इसको हम कैसे नापते हैं? तो mmgg मिलीमीटर में नापा जाता है। रक्तचाप मापने वाले उपकरण का नाम पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो याद रखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। कौन सा है भैया? स्फिग्मोमैनोमीटर नाम है। कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है ना। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या किया जा सकता है? तो बोले रक्तचाप को मापने वाला जो उपकरण होता है उसका नाम क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। आपको याद रखना है। ये आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। इस यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जो रक्तचाप को नापने का काम करता है। इसे दो मानों के रूप में व्यक्त किया जाता है। बोले कौन सा? एक तो होता है सिस्टोलिक रक्तचाप। रक्तचाप माप में दो मानों में से सिस्टोलिक रक्तचाप अधिक होता है, जो हाई होता है। बोले यह तब धमनियों की भित्तियों पर पड़ने वाले अधिकतम दाब को दर्शाता है जब हृदय सिकुड़ता है या धधकता है, जिसे रक्त संचार में बाहर निकलता है। और दूसरा क्या होता है भाई? डायस्टोलिक रक्तचाप। ये कब उत्पन्न होता है भैया? तो धमनियों में जब न्यूनतम दाब को दर्शाता है। तो अधिकतम वाला कौन सा होगा भाई? 120 वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक रक्तचाप। और जो कम वाला होगा उसको क्या बोलते हैं हम भाई? डायस्टोलिक रक्तचाप। जो कितना पाया जाता है भाई? 80 पाया जाता है। डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होगा भाई? 80। तो इसीलिए हम रक्तचाप को क्या बोलते हैं भाई? 120/80 बोलते हैं कि रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। 120 क्या है कि भैया जब रक्तचाप बहुत ही तेजी से पड़ेगा धमनियों में, रक्त पर अधिकतम दाब जब पड़ेगा, तो अधिकतम दाब कितना पड़ता है? तो बोले 120 पड़ता है। और नॉर्मल मिनिमम दाब कितना पड़ता है? 80 पड़ता है। बोले तो न्यूनतम दाब जिसको डायस्टोलिक रक्तचाप कहा जाता है वो 80 होता है और अधिकतम 120 होता है। रक्तचाप को आमतौर पर डायस्टोलिक दाब जैसे कि 120/80 mmgg पर सिस्टोलिक दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है। वयस्कों में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो हम बोलेंगे भैया 120/80 होता है। इसको आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही। आगे हम एक और टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए इसी प्रकार का, जो आपको बहुत सारे जितने भी हमारे पास एग्जाम आने वाले हैं उनमें इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि रक्त के घटक कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं रक्त के घटक में क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी का नाम क्या होता है? तो हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइट्स होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन या फिर प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाने का काम और CO2 को कोशिकाओं से CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करने का काम, लाने ले जाने का काम होता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? तो बोले ये जीवाणु, बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं, या रोगजनक जितने भी हमारे पास होते हैं जिनसे रोग हो सकते हैं, उनके संक्रमण को कम करने का काम, उनसे बचाने का काम करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का काम करती है। प्लेटलेट्स होती है हमारे शरीर में। प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है हर एक की बॉडी में थोड़ी कम और किसी में ज्यादा होती है। 2 से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स हो सकती हैं, है ना। डेंगू बुखार में भैया जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी संख्या कम होने लगती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स की कमी बोलते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो रक्त के थक्के को जमाने में और घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में
55% भाग बनाता है। पीला तरल पदार्थ होता है जो कोशिकाओं पोषक तत्वों, हार्मोन्स और अपशिष्ट उत्पाद जैसी की घुली हुई गैसों का परिवहन करने के लिए क्या करता है, काम करता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमें ब्लड ग्रुप के बारे में भी पूरा समझ लिया और ब्लड के घटक के बारे में भी समझ लिया है। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे एक और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।